नमस्कार दोस्तों, मैं विजय तिवारी द बुक सोसाइटी में आपका स्वागत है। जहां हम आज की इस वीडियो के माध्यम से सब्जेक्ट कोड BHIC 108 की श्रृंखला को शुरू करेंगे। जैसा कि आप सभी जानते हो कि सब्जेक्ट कोड BHIC 108 का जो संबंध है वो है आधुनिक पश्चिम के उदय से। और आधुनिक पश्चिम के उदय पर भी दो किताबें हैं और ये हमारी पार्ट 2 है। तो BHIC 108 में यहाँ पर हम 10 क्वेश्चनों पर चर्चा करेंगे। और जो हमारा पहला प्रश्न है वो प्रश्न ये है कि 17वीं शताब्दी में यूरोप में आर्थिक संकट जो आया था उस संकट पर हमें चर्चा करनी है। तो 17th सेंचुरी में यूरोप में कौन सा आर्थिक संकट आया था, ये बात आपको चैप्टर नंबर 1 पढ़ने के बाद पता चलेगी। यानी कि चैप्टर नंबर 1 में आपको और विस्तार से पता चलेगा। यहाँ हम आंसर की बात कर रहे हैं। तो देखो, 17वीं शताब्दी में यूरोप में बहुत सारे आर्थिक संकट आए और इसके लिए बहुत सारी चीज़ें जिम्मेदार थीं। जैसे कि सबसे पहली चीज़ जो है वो थी 30 वर्षीय युद्ध। तो 1618 से लेकर 1648 तक 30 सालों का एक गंभीर युद्ध हुआ और ये यूरोप के कई भागों में हुआ। अब किसी देश में अगर युद्ध चल रहा है तो वहाँ की सामाजिक व्यवस्था बेकार हो जाएगी, अर्थव्यवस्था गिर जाएगी, क्योंकि युद्ध व्यापार को तो बढ़ावा नहीं देगा ना, युद्ध कृषि को बढ़ावा तो नहीं देगा, युद्ध तो भूमि का नुकसान करेगा, युद्ध तो कृषि उत्पादन में गिरावट करेगा, युद्ध की वजह से मानव संसाधन खत्म हो जाएंगे। तो 17वीं शताब्दी में जो यूरोप में आर्थिक संकट आया है उसका एक कारण है 30 वर्षीय युद्ध, जो यूरोप के कई भागों में अलग अलग क्षेत्रों में लड़ा जा रहा था, जिसने यूरोप की सामाजिक व्यवस्था और आर्थिक व्यवस्था को बिल्कुल निम्न स्तर पर लाकर रख दिया। इसके अलावा 16वीं शताब्दी के अंत में और 17वीं शताब्दी की शुरुआत में यूरोप में बहुमूल्य धातुओं का आयात हुआ, यानी कि सामान इंपोर्ट किया गया। खासतौर पर अमेरिका से चांदी लाई गई, जिसकी वजह से महंगाई बहुत ज़्यादा बढ़ गई। इसे मूल्य क्रांति के नाम से जाना जाता है। वस्तुओं और सेवाओं की कीमतों में इतनी तेज गति से वृद्धि हुई कि आम लोगों की परचेसिंग पावर में कमी आ गई। अब भैया लोगों के पास खरीदने की शक्ति ही नहीं रहेगी तो वो फिर डिमांड करेंगे क्या? नहीं करेंगे। जब डिमांड नहीं होगी तो मार्केट में सप्लाई नहीं होगी, और मार्केट में जब सप्लाई नहीं होगी तो मंदी आ जाएगी। और बिल्कुल यही हुआ यूरोप में। तो यूरोप में जो अर्थव्यवस्था को नुकसान पहुंच रहा है उसका एक कारण है 30 वर्षीय युद्ध। दूसरा है मुद्रास्फीति। मुद्रास्फीति में महंगाई बहुत ज़्यादा बढ़ेगी, मूल्य क्रांति बोलेंगे इसे। आम लोग जो है वो सामान खरीद ही नहीं पाएंगे, जिसकी वजह से मार्केट बिल्कुल क्या हो जाएगी, खाली हो जाएगी। अब इतनी समस्या नहीं थी, समस्या अगली ये थी कृषि संकट। इस दौरान कृषि उत्पादन में गिरावट हुआ, अकाल पड़ गया। अब भैया खाने के पदार्थों में कमी आई। अब खाने के पदार्थों में कमी आएगी तो अब सप्लाई कम है तो कीमतें और ज़्यादा बढ़ेंगी। अकाल की स्थिति उत्पन्न हो गई। जलवायु में परिवर्तन हुआ, ठंडा मौसम आ गया। अब ठंडा मौसम आया तो आपको पता है अगर कहीं पर बर्फबारी हो रही है तो वहाँ खेती कैसे होगी, और बिल्कुल यही हुआ यूरोप में। तो 17वीं शताब्दी में यूरोप में जो अर्थव्यवस्था का संकट हो रहा है उसमें युद्ध भी है, उसमें महंगाई भी है, उसमें कृषि व्यवस्था जो है पूरी तरीके से निम्न स्तर पर चली गई है, उत्पादन ही नहीं हो रहा है। और वित्तीय संकट, जो पहले व्यापारिक मार्ग थे अब वहाँ से व्यापार नहीं हो रहा है। तो हर तरफ से समस्याएं आ रही हैं। इसके अलावा अब जो रही सही कसर थी वो कर दी राजनीतिक अस्थिरता ने। कई देशों में राजनीतिक उथल पुथल हुआ, धरने प्रदर्शन विद्रोह हुए, कई शासकों को गद्दियों से उतार दिया गया। शासकों ने जो युद्ध हो रहा था शासकों का, तो युद्ध में होने वाले खर्चे की पूर्ति के लिए टैक्स लगा दिया गया। अब जनता पे आज खाना नहीं है, महंगाई बढ़ रही है, उसमें तुम टैक्स भी लपेट रहे हो, तो जनता में तो असंतोष होगा ही होगा, और इस असंतोष का कारण होगा क्रांति। तो इस प्रकार से 17वीं शताब्दी में जो ये सारी चीज़ें हो रही हैं, इन सारी चीज़ों ने सिर्फ अर्थव्यवस्था को प्रभावित नहीं किया बल्कि समाज और राजनीति को प्रभावित किया। तो एग्जाम में अगर क्वेश्चन पूछ रहा है भैया 17वीं शताब्दी में यूरोपियन अर्थव्यवस्था पर क्या क्या संकट आए, तो युद्ध हो रहा है, मुद्रास्फीति हो रही है, कृषि संकट हो रहा है, व्यापारिक संकट हो रहा है, राजनीति अस्थिर है। क्वेश्चन नंबर 2 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, ब्रिटेन में जो क्रांति हुई, ये क्वेश्चन आ सकता है अंग्रेजी क्रांति चाहे पूछ ले ब्रिटिश क्रांति, तो ये दोनों बात एक ही हैं। तो इंग्लैंड में क्रांति क्यों हुई, क्वेश्चन ऐसे ही पूछ सकता है इंग्लैंड में क्रांति क्यों हुई। तो ये तमाम क्वेश्चनों का आंसर एक ही है भाई, इंग्लैंड में क्रांति क्यों हुई। तो इंग्लैंड में जो क्रांति हुई थी वो हुई थी 1688 में। इसे ग्लोरियस रेवोल्यूशन के नाम से भी जाना जाता है, यानी क्वेश्चन ऐसे पूछ सकता है ग्लोरियस रेवोल्यूशन कब हुई। अब इसके कारण क्या थे वो सुनो। ये बताओ किसी भी देश में अगर क्रांति होगी तो क्रांति का सबसे पहला कारण होगा कि लोग अपने अधिकार मांग रहे होंगे, सरकार अपने अधिकार दे नहीं रही होगी, जनता में असंतोष होगा और जनता विद्रोह कर देगी। सेम यही हुआ। 17वीं शताब्दी में जो इंग्लैंड के राजा थे वो अधिकार देने के लिए राजी नहीं थे। संसद अधिकार चाहती थी, लोग अधिकार चाहते थे। जो यहाँ के राजा थे चार्ल्स प्रथम, इनके शासनकाल में अंग्रेजी गृह युद्ध हुआ। बाद में चार्ल्स द्वितीय आए, जेम्स द्वितीय आए। इन्होंने सोचा हम अपने अधिकार बढ़ा लें। संसद चाहती थी कि अधिकार संसद को मिले, राजा चाहता था अधिकार राजा को मिले। इसी वजह से राजा और संसद में अनबन हो गई। तो इंग्लैंड में जो क्रांति हुई
ग्लोरियस क्रांति जो हुई, इस क्रांति का जो पहला कारण था वो ये था संसद और राजा के बीच में टकराव। जहां संसद अपने अधिकार क्षेत्रों को बढ़ाना चाहती है, वहीं राजा अपने अधिकार क्षेत्र में कमी नहीं लाना चाहता, और इस वजह से यहाँ पर क्रांति होगी। धार्मिक तनाव, जो इंग्लैंड के राजा थे जेम्स द्वितीय, इन्होंने कैथोलिक धर्म को अपनाया, जबकि इंग्लैंड में जो संसद थी वो प्रोटेस्टेंट धर्म को चाहती थी। जो कैथोलिक धर्म था कहीं ना कहीं एक कट्टरतावाद था, जबकि प्रोटेस्टेंट जो था ये सुधारवादी था। तो जितने भी सरकारी पद थे उस पर राजा चाहता था कि कैथोलिक चर्च के लोगों कैथोलिक धर्म को प्राथमिकता दी जाए, जिसकी वजह से कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट के बीच में संघर्ष शुरू हो गया। अब जो कैथोलिक हैं ये पता है अंधविश्वासों पर चलते हैं थोड़ा सा, प्रोटेस्टेंट जो है वो सुधारवादी चीज़ों पर चलते हैं, दोनों ही ईसाई धर्म से रिलेटेड हैं। तो इंग्लैंड में जो क्रांति हो रही है उसका पहला कारण क्या है? उसका पहला कारण है कि संसद अपने ज़्यादा अधिकार चाहती है, राजा अपने ज़्यादा अधिकार चाहता है, दोनों के बीच में टकराव है। दूसरा है धार्मिक तनाव, जो राजा है वो कैथोलिक धर्म को बढ़ावा देना चाहता है और लोग प्रोटेस्टेंट को बढ़ावा देना चाहते हैं। अगली बात है उत्तराधिकार का संकट। जेम्स द्वितीय के राजा बनने पर उनके उत्तराधिकार की संभावना ने प्रोटेस्टेंट समाज को चिंतित कर दिया। अब जो उनका जो पुत्र था वो कैथोलिक था। अब लोगों को डर लगने लगा कि यार जेम्स द्वितीय खुद कैथोलिक है, फिर इसका बेटा राजा बनेगा वो भी कैथोलिक है, तो ऐसे में तो कैथोलिक आ जाएंगे, प्रोटेस्टेंट सत्ता से बाहर हो जाएंगे, तो विरोध तो होना ही होनी था। जेम्स द्वितीय की जो आर्थिक नीतियां थी, जो वो टैक्स लगा रहा था लोगों के ऊपर, वो टैक्स भी भारी था, जिसकी वजह से जनता असंतुष्ट हो चुकी थी। जेम्स द्वितीय की फ्रांस से निकटता, यानी कि फ्रांस से ज़्यादा अच्छे संबंध थे, तो ऐसे में इंग्लैंड में ऐसा लगने लगा कि फ्रेंच लोगों का प्रभाव पड़ सकता है। इंग्लैंड के लोगों को डर लगने लगा कि फ्रांस की नीतियों से प्रभावित हो जाएगा ये लोग। विलियम ऑफ ऑरेंज का समर्थन, इंग्लैंड के जो प्रोटेस्टेंट लोग थे इन्होंने नीदरलैंड के विलियम ऑफ ऑरेंज को आमंत्रित किया, जो जेम्स द्वितीय की बेटी मैरी के पति थे। वो चाहते थे इन्हें राजा बनाया जाए। और फाइनली क्या होने लगा? संघर्ष। लोग संविधान की बात करने लगे, नागरिक अधिकारों की बात करने लगे। लोग चाहते थे सरकार में ट्रांसपेरेंसी हो, सरकार के प्रति जिम्मेदारियां हों। और फाइनली इंग्लैंड में क्रांति हो गई और इंग्लैंड पहला देश बना जहां पर राजनीतिक सत्ता और संसद की पावर शुरू हुई। फिर वो संसदीय प्रणाली पूरी दुनिया में फैलने लगी। आगे चलकर जो अधिकार मिले लोगों को उसे बिल ऑफ राइट्स के नाम से जाना जाता है। तो अगर क्वेश्चन पूछता भाई इंग्लैंड में क्रांति क्यों हुई, तो आप बोलोगे इंग्लैंड की क्रांति का कोई एक कारण नहीं था, बल्कि इसके बहुत सारे कारण थे। खास तौर पर जो मेन कारण था वो था जेम्स द्वितीय की नीतियां। उस समय जेम्स द्वितीय जो है वो कैथोलिक है, जनता जो है प्रोटेस्टेंट को बढ़ावा देना चाहती है, कैथोलिक कट्टरतावाद को बढ़ावा देना चाहते हैं, प्रोटेस्टेंट सुधारवाद को बढ़ावा देना चाहते हैं। और एक तरीके से कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट के बीच में संघर्ष था देखा जाए, या फिर हम ये कह सकते हैं कि एक तरफ संसद की शक्तियों की बात की जा रही है और एक तरफ राजा की शक्तियों की बात की जा रही है। लोग जो है संसद की शक्तियों की तरफ होंगे, तो इसलिए संसद ही आज भी, अगर आप इंग्लैंड में देखोगे तो इंग्लैंड में संसद के दो सदन होते हैं, एक होता है लॉर्ड ऑफ सदन, एक होता है हाउस ऑफ कॉमन्स, एक होता है हाउस ऑफ लॉर्ड, एक होता है हाउस ऑफ कॉमन्स। यहाँ पर राजा को नाम मात्र की शक्तियां हैं और सारे जो काम है वो संसद करती है, और ये व्यवस्था चल रही है 1688 से। क्वेश्चन नंबर जो 3 है हमारा वो ये है कि यूरोप में धर्म सुधार की प्रक्रिया का वर्णन कीजिए। यानी कि यूरोप में जो धर्म सुधार हो रहा है उसका क्या प्रोसेस है। तो देखो, यूरोप में धर्म सुधार की शुरुआत होती है 16वीं शताब्दी में। और अब पिछले वाले क्वेश्चन में अगर कोई कमी रह गई ना, इस क्वेश्चन से अच्छे से समझ में आ जाएगी आपको। तो यूरोप में क्या होता था, जो चर्च था इसमें कैथोलिक चर्च था, और कैथोलिक चर्च जो है वो बहुत ज़्यादा भ्रष्टाचारी हो चुका था। ये ज्ञान विज्ञान को बढ़ावा नहीं दे रहा था। ये कैथोलिक ये कहते थे कि ये पूरी दुनिया में जो अर्थ है, अर्थ यूनिवर्स के सेंटर में है, ठीक है, और सारे ग्रह इसके चक्कर लगा रहे हैं, जबकि एक तो झूठ था ये। और कोई बंदा चर्च के खिलाफ बोल नहीं सकता था, जो चर्च के खिलाफ बोलता था उसे जिंदा जला दिया जाता था। तो धर्म सुधार ने प्रोटेस्टेंट चर्च के जो उदय हैं उसको जन्म दिया, यानी कि कैथोलिक खत्म हो रहे हैं और प्रोटेस्टेंट शुरू होंगे। यानी कि जब आप यूरोप में धर्म सुधार की बात करोगे तो यूरोप में 16वीं शताब्दी से पहले किसका दबदबा है? कैथोलिक लोगों का। कैथोलिक अंधविश्वास को बढ़ावा दे रहे हैं, ये कह रहे हैं दुनिया पापों से भरी हुई है, अगर आपको अपने पाप जो है वो खत्म करने हैं तो आपको हमसे एक बॉन्ड खरीदना पड़ेगा, अगर आप वो बॉन्ड हमसे खरीद लोगे, इंटेलिजेंस बोलते हैं उस बॉन्ड को, अगर वो बॉन्ड हमसे खरीद लोगे तुम्हारे पाप खत्म हो जाएंगे। तो लोगों को डराया धमकाया जा रहा था। अब भाई जो नए शिक्षित लोग थे वो कह रहे थे ये तो झूठ बोल रहा है भाई चर्च। तो उन्होंने क्या करा, एक नई चीज़ की शुरुआत करी, इसे प्रोटेस्टेंट कहते हैं। अब जो भी चीज़ नई आएगी शुरू में तो उनका विरोध होगा ही होगा। तो धर्म सुधार में सबसे पहले क्या हुआ, कैथोलिक चर्च की आलोचना हुई। 16वीं शताब्दी में कैथोलिक चर्च में अनियमितता हो गई थी। जो वहाँ के पादरी थे, चर्च के जो पादरी थे, इनका व्यवहार बेकार हो चुका था। ये सिर्फ और सिर्फ चर्च के माध्यम से लाभ कमाना चाहते थे, पैसा कमाना चाहते थे। इंडलजेंस की बिक्री की जाती थी कि अगर आपके को कोई पाप हो गया तो पाप की क्षमा के लिए आपको इंडलजेंस खरीदना पड़ेगा, और इस प्रकार से चर्च में भ्रष्टाचार फैल गया। अब भाई आपसे कोई पाप हो गया, आप कोई कागज खरीद के कैसे पाप को खत्म कर सकते हो? ऐसे 1517 में एक व्यक्ति थे जिनका नाम था मार्टिन लूथर।
मार्टिन लूथर जो थे ये जर्मन के व्यक्ति थे और इन्होंने 95 थीसिस जारी करी, जिसमें उन्होंने कहा कि कैथोलिक चर्च जो है वो लोगों को ठग रहा है, और उन्होंने कहा इंडल्जेंस की बिक्री नहीं होनी चाहिए, कोई बंदा इंडल्जेंस ना खरीदे, यानी कि पाप स्वीकार करने का पत्र ना खरीदे। लूथर की विचारधारा ने चर्च के अधिकारों को चुनौती दी और बाइबल को ईसाई जीवन का सर्वोच्च माना गया, और इस तरीके से प्रोटेस्टेंटवाद का सुधार हुआ। लूथर के जो विचार थे, मार्टिन लूथर के जो विचार थे, वो जर्मनी और यूरोप के हिस्सों में तेजी से फैलने लगे, और इस तरीके से उन लोगों ने उन्हें फॉलो करना शुरू कर दिया। लोगों को धार्मिक स्वतंत्रता दी गई। मार्टिन लूथर ने कहा कि आपको किसी पादरी वादरी की जरूरत नहीं है। अगर आप किसी भी धर्म को अपनाना चाहते हो, आप भगवान से संबंध बनाना चाहते हो, तो आपको किसी भी मीडिएटर की जरूरत नहीं है। आपसे कोई पाप हो गया तो आप प्रायश्चित कर लो, लेकिन इसके लिए आपको इंटेलिजेंस खरीदने की जरूरत नहीं है। और धीरे धीरे करके चर्च की शक्ति जो है वो कम होने लगी। धर्म सुधार ने यूरोप में राजनीतिक और धार्मिक संघर्षों को जन्म दिया। कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट के बीच में बड़े पैमाने पर संघर्ष हुए, युद्ध हुए। इसमें से 30 साल का जो युद्ध था वो युद्ध इन्हीं में से एक है जो 30 वर्षीय युद्ध हमने पढ़ा था। धर्म सुधार का परिणाम यह हुआ कि कैथोलिक चर्च ने स्वयं में सुधार किया, जैसे काउंटर रेफर्मेशन कहते हैं। यूरोप में जब धर्म सुधार हुआ तो धर्म विविधता को बढ़ावा दिया गया और एक नए ज्ञान विज्ञान की शुरुआत हुई। धर्म सुधार ने व्यक्ति की स्वतंत्रता को बढ़ावा दिया, सेकुलरिज्म की सोच को बढ़ावा दिया, जिसने यूरोप की सोसाइटी को, यूरोप की पॉलिटिक्स को, यूरोप के कल्चर को प्रभावित किया। धर्म सुधार के प्रोसेस ने यूरोप के धार्मिक, सामाजिक और राजनीतिक ढांचे को पूरी तरीके से बदल दिया है। तो इस तरीके से जो धर्म जितनी जल्दी अपने में सुधार कर लेता है वो लोग उतनी ज़्यादा डेवलप हो जाते हैं जल्दी से। और बिल्कुल यही हुआ क्रिश्चियनों के साथ, जहाँ उन्होंने प्रोटेस्टेंटवाद को समर्थन दिया और धीरे धीरे करके जो क्रिश्चियनिटी की कमियां थी वो खत्म हुई और वो लोग ज्ञान विज्ञान में कितने आगे बढ़ गए। फिर इस तरीके से हिंदू धर्म में सुधार हुआ, यहाँ पर भी ज्ञान विज्ञान में लोग आगे बढ़ गए हैं। लेकिन कई धर्म अब भी ऐसे हैं जहाँ पर ज्ञान विज्ञान की शुरुआत हो रही है, लेकिन अभी उतनी तेज गति से नहीं हो रही जितनी तेज गति से होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 4 बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों में से एक क्वेश्चन है ये, अमेरिकन क्रांति। तो इंग्लैंड की क्रांति और अमेरिकन क्रांति में से कोई एक क्वेश्चन आता है, इसलिए मैंने दोनों क्वेश्चन यहाँ पर रखे हैं ताकि दोनों में से कोई सा भी क्वेश्चन आ जाए तो आप कर दो। तो अमेरिकन क्रांति, जिसे अमेरिकन रेवोल्यूशन या अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस के नाम से जाना जाता है, यह अमेरिकी की स्वतंत्रता के प्रतीक है। जहां अमेरिका जो पहले था वो ब्रिटेन का उपनिवेश था और यहाँ पर वो आज़ाद होगा। आखिर वो कौन से कारण है जिसकी वजह से अमेरिका में क्रांति होगी? तो अमेरिका में क्रांति होने का जो पहला कारण है वो है ब्रिटेन की कर नीति। फ्रांसीसी और भारत का युद्ध चल रहा है, यानी कि भारत की तरफ से ब्रिटेन, ठीक है, यानी कि भारत को लेकर फ्रांसीसी और अंग्रेजों का युद्ध चल रहा है कि कौन भारत को उपनिवेश बनाएगा। इसके बाद ब्रिटेन ने अपने अमेरिकी उपनिवेशों पर कर बढ़ा दिया, यानी कि देखो ब्रिटेन और फ्रांस का युद्ध लड़ रहा है। युद्ध इसलिए हो रहा है कि भारत और एशिया के देशों को कौन गुलाम बनाएगा। इस युद्ध में ब्रिटेन का खर्चा हो रहा है। ब्रिटेन अपने खर्चे को पूरा करने के लिए जो अमेरिकी उपनिवेश है, अमेरिकी गुलाम हैं, उन पर टैक्स लगा रहा है, जिसे स्टैंप एक्ट या फिर टाउन स्टैंड एक्ट शामिल थे। इनके माध्यम से लोगों से टैक्स लेना शुरू कर दिया। अब यहाँ के लोगों ने, अमेरिका के लोगों ने विरोध किया कि भाई जब हम लीडर नहीं है, हम नेता नहीं है, हमें देश चलाने का मौका नहीं मिल रहा, तो हम तुम्हें टैक्स क्यों दें, तुम तो बाहरी लोग हो। लोगों ने अधिकारों की मांग करी। उन्होंने कहा नो टैक्सेशन विदाउट रिप्रेजेंटेशन, यानी कि जब तक हमारे व्यक्ति ही हमारे ऊपर शासन नहीं करेंगे जब तक हम तुम्हें टैक्स नहीं देंगे। और इस तरीके से कर का विरोध शुरू होने लगा। बोस्टन की टी पार्टी सबसे फेमस पार्टियों में से एक थी। ब्रिटिश सरकार द्वारा चाय पर कर लगाया गया, यानी कि जो अमेरिका में चाय इंपोर्ट की जाती थी उस पर टैक्स लगा। तो भैया क्या हुआ, इन लोगों ने ब्रिटिश चाय के जहाज़ों पर हमला कर दिया और चाय को समुद्र में फेंक दिया, और इसे ही बोस्टन की टी पार्टी के नाम से जाना जाता है। बोस्टन जो है अमेरिका का एक बंदरगाह है। इसके अलावा उपनिवेशों में ब्रिटिश शासन के खिलाफ रणनीति बनने लगी। लोग लगातार ब्रिटिश शासन के खिलाफ विरोध करने लगे, यानी कि जो इंग्लैंड है वो अलग जगह युद्ध लड़ रहा है, लेकिन उस युद्ध का खर्चा अमेरिकी क्षेत्रों से निकालना चाहता है, और वहाँ के लोगों ने विरोध करना शुरू कर दिया। और फाइनली हो गया स्वतंत्रता संग्राम 1775 में। तो 1775 में लैक्सिंगटन और कॉनकॉर्ड की लड़ाइयाँ होने लगी, और इसके बाद ब्रिटिश सैनिकों और उपनिवेशी लोगों के बीच में संघर्ष होने लगा। 1776 में 4 जुलाई को थॉमस जेफरसन द्वारा डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस की घोषणा कर दी गई और ये कहा भैया अमेरिका स्वतंत्र हो गया। इस युद्ध के दौरान कई सारी लड़ाइयाँ हुई, जैसे बंकर हिल, सराटोगा, यॉर्क टाउन, जहाँ पर बड़े पैमाने पर लोग मारे गए। फ्रांस, स्पेन और नीदरलैंड ने अमेरिका को समर्थन दिया। क्यों? क्योंकि ये तो चाहते ही थे, फ्रांस चाहता ही था ब्रिटेन हारे, स्पेन चाहता था ब्रिटेन हारे, नीदरलैंड चाहता था ब्रिटेन हारे। और इस तरीके से फ्रांस, स्पेन और नीदरलैंड ने सहायता करी किसकी? अमेरिकी उपनिवेशों की, और फाइनली ब्रिटेन युद्ध में हार गया। 1783 में पेरिस संधि हुई। इस पेरिस संधि के बाद ब्रिटेन ने आधिकारिक रूप से अमेरिका को आज़ादी दे दी।
अमेरिका आज़ाद हुआ, वहाँ पर सरकार बनी, डेमोक्रेसी स्थापित हुई, अमेरिकन क्रांति, मानवाधिकार, लोकतंत्र को बढ़ावा मिला। और इस तरीके से अमेरिकन क्रांति सिर्फ एक नए राष्ट्र का उदय नहीं था, बल्कि ये तो स्वतंत्रता और लोकतंत्र के विचारों को बढ़ावा देने वाला था। ये विश्व इतिहास की सबसे बड़ी घटनाओं में से एक बन चुकी थी। अब तक हम 4 क्वेश्चनों को पढ़ चुके हैं और आज का हमारा जो लास्ट क्वेश्चन है वो क्वेश्चन ये है कि 17वीं शताब्दी के यूरोप में कौन कौन सी बौद्धिक धाराओं का उदय हो रहा था, हम उनका वर्णन करेंगे। तो देखो, जब आप 17वीं शताब्दी के यूरोप का इतिहास पढ़ते हो तो ये इतिहास ज्ञान, विज्ञान, शिक्षा इससे जुड़ा हुआ है, जहाँ लोग फिलॉसफी और सोसाइटी की गहराइयों को पढ़ रहे हैं। तो 17वीं शताब्दी का जो इतिहास है यूरोप का, वो वैज्ञानिक क्रांति के नाम से जाना जाता है, जहाँ पहले लोग आदर्शवादी थे। आदर्शवाद का मतलब ये है कि जिसका सच्चाई से कोई लेना देना नहीं हो। अब लोग यथार्थवादी हो गए हैं। यथार्थवादी का मतलब है जो सच्चाई जिससे संबंधित हो। तो वैज्ञानिक क्रांति ने प्राकृतिक दुनिया को समझने के लिए एक नए दृष्टिकोण को लेकर आया और वो दृष्टिकोण था रियलिज्म, यानी कि यथार्थवादी दृष्टिकोण। तो यथार्थवादी वे लोग होते हैं जो वास्तविकता पर आधारित ज्ञान को बढ़ावा देते हैं। ये अनुभव के आधार पर, प्रयोग के आधार पर, वैज्ञानिक गतिविधियों के आधार पर आता है। इसमें गणितीय विश्लेषण को महत्व दिया गया। तो अगर हम 17वीं शताब्दी में बौद्धिक प्रभावों की बात करेंगे तो 17वीं शताब्दी में सबसे पहली बात तो यही हुई, यथार्थवादी दृष्टिकोण आया। निकोलस कॉपरनिक्स, गैलीलियो गैलीली, जोहान्स केपलर, आइजक न्यूटन जैसे जो लोग थे, इन्होंने भौतिकी के नियम ही बदल दिए। गणित के नियम, खगोल शास्त्र में पढ़ाई का जो स्तर था वो एकदम से बदल गया। जहाँ पहले लोग ईश्वर, स्वर्ग, नर्क, परलोक, बाइबल इन सब का अध्ययन वहाँ कर रहे हैं, तो वहीं अब वैज्ञानिक अध्ययन को बढ़ावा दिया जा रहा है। ये तो बात रही वैज्ञानिक दृष्टिकोण की। अब है दार्शनिक यथार्थवाद। तो रेने डेस्कॉर्ट्स के कॉगिटो एर्गो सम, मैं सोचता हूं इसलिए हूं। अगर आप सोच नहीं सकते तो आप नहीं हैं। तो इसने पश्चिमी दर्शन में यथार्थवाद को बढ़ावा दिया। इन्होंने कहा लोग लॉजिकल होने चाहिए यार। कोई बंदा सामने से आके कुछ भी हमारे सामने कह दे रहा है और हम उसे फॉलो कर ले रहे हैं, कितने मंदबुद्धि हैं। तो बौद्धिक प्रभाव का सबसे पहली बात क्या हुई, कॉमिटो एर्गो सम, यानी कि मैं सोचता हूं इसलिए हूं। हर एक व्यक्ति के पास विचार है और हर व्यक्ति को सोचना चाहिए। अगर हर व्यक्ति सोच नहीं सकता तो फिर वो आगे कैसे बढ़ेगा। और कोई भी अंधविश्वास के जकड़ में जकड़ सकता है। अगर अंधविश्वास को पार करना है तो सोचना जरूर पड़ेगा भाई। और जो लोग सोच सकते हैं वो दार्शनिकता की ओर आगे बढ़ सकते हैं। रैशनलिज्म, इस धारा में तर्क और मानसिक प्रक्रियाओं को ज्ञान का सर्वोच्च स्रोत माना गया। यानी कि ज्ञान अगर आपको प्राप्त करना है तो मेंटली आपको स्ट्रांग होना पड़ेगा। और डेस्कार्tes, स्पिनोजा और लेबनिट्ज इसके प्रमुख फिलोसफर थे, जिन्होंने कहा केवल तर्क के माध्यम से ही समाज को आगे बढ़ाया जा सकता है। प्रायोगिक विज्ञान और अनुभववाद, फ्रांसिस बैकन ने वैज्ञानिक विधि को बढ़ावा दिया, अनुभववाद को बढ़ावा दिया। उन्होंने कहा अनुभव के माध्यम से ही ज्ञान प्राप्त किया जा सकता है। जॉन लॉक, जिन्हें लिबरलिज्म का फादर कहा जाता है, इन्होंने मनोविज्ञान और राजनीति पर अपने प्रभाव डाले हैं। राजनीतिक दर्शन, थॉमस हॉब्स ने लेवियाथन की थ्योरी दी है, जिसमें उन्होंने बताया है कि हमें सरकार की जरूरत क्यों है। जॉन लॉक ने बताया कि सरकार की जरूरत क्यों है, उसके लिए उन्होंने प्राकृतिक अधिकारों पर जोर दिया कि हर सरकार को स्वतंत्रता और जीवन जीने का अधिकार, संपत्ति का अधिकार देना ही चाहिए। प्रोटेस्टेंट विचारधारा और कैथलिक में सुधार, ये हम पिछले क्वेश्चन में पढ़ चुके हैं। आर्थिक विचारधारा, अर्थव्यवस्था पर बात की गई, सरकार के हस्तक्षेप करने की बात की गई। तो इस तरीके से 17वीं शताब्दी में सामाजिक क्षेत्र में, आर्थिक क्षेत्र में, धर्म के क्षेत्र में लोगों के तर्क पर, विज्ञान पर, इन सब चीजों पर जोर दिया जा रहा है और पुनर्जागरण हो रहा है यूरोप का। तो अब तक जो हमने 5 क्वेश्चन पढ़े हैं, मैं आशा करता हूं उनमें से कोई भी क्वेश्चन आया तो डेफिनेटली आप उन क्वेश्चनों को कर दोगे। क्वेश्चन नंबर 6, 7, 8, 9 एंड 10 जो है वो हम इस वीडियो के पार्ट 2 में करेंगे। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।